नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों आज जैसा कि आपको पता है, हम पहले से ही एक मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी जो सीरीज है हमने शुरू कर रखी है। और इसमें आज चौथा जो है पार्ट है, ये चौथा दिन है ये। और ये जो एक्सटेट सीटेट और दूसरी जो जितनी भी टीचिंग से संबंधित जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, सब में मनोविज्ञान पूछे जाते हैं। वहाँ से आज जो टॉपिक है वो रहेगा आपका अधिगम का। अधिगम के टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूर्व की परीक्षा में आए हैं, वहां से हम इन क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पूरा देखें, और आप अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। देखिए, खालिस्तान पहला सवाल है, खालिस्तान मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। यानी कि निम्न में से ऐसा कौन सा है जो मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद यानी भेद होने का परिणाम होता है? तो तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, ये इनमें से कोई नहीं। तो ये डिसलेक्सिया बीमारी होती है, एक मानसिक परेशानी होती है, मानसिक रोग है। ये डिसलेक्सिया क्या होता है? मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्य में विभेद के एक परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर रहेगा इसका पहला। अगला है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। यानी कि परिवेश में ऐसी कोई वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह क्या कहलाता है? तो प्रबलन कहलाता है, प्रेरक कहलाता है, उद्दीपक कहलाता है, या प्रलोभन कहलाता है। तो मनोविज्ञान की भाषा में इसे हम क्या कहेंगे? तो राइट आंसर रहेगा उद्दीपक। यानी ऐसी वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करना चाहता है, उद्दीपक कहलाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सीखने का सही उत्तर है? यानी सही कर्म कौन सा है? सीखने का सही कर्म कौन सा है? तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, फिर अवबोध, फिर प्रज्ञान। ठीक है, तथ्य, फिर सूचना, फिर बोध, फिर ज्ञान प्राप्त करना और प्रज्ञान। फिर तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। तथ्य, बोध, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना और प्रज्ञान। देखिए, तो एक बात तो क्लियर है कि तथ्य सबसे पहले आएगा और प्रज्ञान जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, ये दोनों में सेम है। इसके बाद में क्या होता है? दूसरे नंबर पर आता है, तथ्यों के बाद में सूचना का आता है, यानी कि सूचना आता है। तो ये ज्ञान प्राप्त करना और ये बोध, यानी कि ये क्वेश्चन आपका नहीं हो सकता और ये पहला भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब तथ्यों के बाद में सूचना, तो सूचना इसमें भी है और सूचना इसमें भी है। और सूचना के बाद में क्या होता है? सूचना के बाद में होता है ज्ञान प्राप्त करना या बोध करना। तो ये इसमें होता है ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि बोध ज्ञान के बाद में होगा। ठीक है, बोध जब स्थायी हो जाएगा तब होगा, तो ज्ञान प्राप्त करना होता है, फिर बोध होता है और फिर प्रज्ञान कहलाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। यानी कि ये प्रश्न पूछ रहा है कि क्या परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको अधिगम कहा जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, इसको नहीं कहा जा सकता। राइट आंसर हमारा रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो परिपक्वता पक्वता से अगर जो है व्यवहार में परिवर्तन आता है, जैसे मेच्योरिटी से जो है वो हम पैदल चलना सीखते हैं, बच्चा जो है वो चलना सीखता है, तो वो अधिगम नहीं कहलाता, वो मेच्योरिटी के कारण आता है। परिवर्तन जो है वो परिपक्वता के कारण आता है। तो राइट आंसर हमारा नहीं रहेगा। अगला है, एल्बर्ट बेंडूरा द्वारा किए गए अधिगम सिद्धांत को, एल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है अधिगम सिद्धांत को जाना जाता है किस नाम से? चिन्ह अधिगम सिद्धांत से, अंतःदृष्टि अधिगम सिद्धांत, मौखिक अधिगम सिद्धांत, या अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा हमारा अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। ये अल्बर्ट बेंडूरा का है। क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत जो वो किसका है? तो एल्बर्ट बेंडूरा का है। अगला है, सीखना विकास की प्रक्रिया, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका? सिम्पसन का, वुडवर्थ का, डॉक्टर मेके का, न्यूटन का। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर हमारा रहेगा ये वुडवर्थ का कथन है कि सीखना भी विकास की एक प्रक्रिया ही है। अगला है, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया? ये जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? यानी कि ये जो चिंपैंजी के ऊपर जो किया गया था वो सिद्धांत है। चिंपैंजी पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये किसने किया था? कोहलर, वर्दीमर, कोफका। यानी कोहलर, वर्दीमर और कोफका। तो इसमें कोहलर का नाम दिया है, वर्दीमर और कोफका होते तो वो हो जाते। ठीक है, तो ये कोहलर, राइट आंसर ये रहेगा हमारा। अगला है, जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता। यानी जो हमने पहले सीख रखा है और वो चीज जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो उसमें किसी प्रकार का उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, समस्या समाधान अधिगम, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण और अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। यानी कि जब पहले हमने कोई चीज सीख रखी है और उसको जब हम नई चीज सीखते हैं तब उसका प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अधिगम का शून्य स्थानांतरण। यानी अधिगम जो है उसमें लर्निंग जो ट्रांसफर नहीं होता। अगला है स्किनर द्वारा प्रतिपादित, स्किनर द्वारा
प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है? स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का अधिगम सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन और अंतर्दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि तो आप जानते हैं कि ये गेस्टाल्टवादियों का देन है, ठीक है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन जो क्लासिकल बाउंडेशन वाला है, ये वो है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत ये किसका है? ये थॉर्नडाइक का है। तो क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है वो स्किनर का है। और स्किनर वाले में क्या है? ये वैसे तो होता है SR थ्योरी होती है, स्टिमल रिएक्शन, सॉरी ये जो है SR थ्योरी है। वैसे होता है पहले जो है S और R यानी कि स्टिमल और फिर जो है रिएक्शन होता है उसमें, ठीक है। ये जो उन बाकी जो इनका है, ये प्रयत्न और भूल का है, शास्त्रीय अनुबंधन है और अंतर्दृष्टि इनके विपरीत ये सिद्धांत है। यानी कि इसमें जब आप पहले जो है पहले आप प्रतिक्रिया करेंगे, प्रतिक्रिया आप जब करेंगे तो उसके बाद में जो है आपको क्या मिलेगा? उसके बाद में प्रतिपुष्टि या जो है आपको प्रतिपुष्टि यानी कि आपको जो है पॉजिटिव जो है बाद में मिलेगा। जैसे इनका सिद्धांत था, चूहे पर किया गया सिद्धांत था। तो चूहा पहले क्या है, बार बार उसमें उछल कूद कर रहा है, तभी जो है उसको जो है उपहार स्वरूप क्या मिलता है? उसको जो खाने का टुकड़ा मिलता है, भोजन का टुकड़ा मिलता है। यानी कि जब आप पहले प्रक्रिया करेंगे, आप जब पहले प्रतिक्रिया करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप जो आपको है वो क्या मिलेगा? उपहार मिलेगा। तो ये जो है बाकी में क्या होता है? पहले उपहार दिया जाता है, उसके बाद में प्रतिक्रिया होती है। लेकिन ये स्किनर का जो सिद्धांत है ये बिल्कुल अलग है, यानी कि ये RS थ्योरी है। यानी स्किनर वाला क्या है? RS थ्योरी है, पहले रिएक्शन करो फिर स्टिमुलस मिलेगा। जबकि बाकी ये तीनों हैं, ये कौन से? ये SR थ्योरी वाले हैं। इनमें पहले जो है स्टिमुलस होता है, उसके बाद में रिएक्शन होता है। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो क्या है? अधिगम का अंतरण वाला सिद्धांत। यानी कि अधिगम जब है, एक चीज से जब दूसरी चीज सीखी जाती है तो अंतरण होता है, ट्रांसफर होता है। वो सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक का कौन सा कहलाता है? समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो वो राइट आंसर होगा हमारा अनुरूप तत्वों का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक का अधिगम अंतरण का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत कौन सा है? यानी कि समस्या का अचानक से समाधान हो जाता है, ऐसा किस सिद्धांत में होता है? तो सक्रियात्मक अधिगम में, सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, या अनुबंधन का सिद्धांत। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसमें होगा सूझ का सिद्धांत। क्योंकि सूझ के सिद्धांत में जैसे चिंपैंजी के ऊपर किया था, तो चिंपैंजी पर उन्होंने क्या किया था कि उसमें पिंजरे में रख दिया और उसके पास जो है छत में फल वगैरह टांग दिए गए थे, उनको जो उतारना था तो उनके मन में एकदम से जो है उनके वो सुझाव आता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसमें क्या है? अचानक से किसी समस्या का समाधान होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन SR सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? यानी कि स्टिमल रिएक्शन नहीं है। यानी स्टिमल रिएक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? पहले रिएक्शन और फिर जो है स्टिमल होगा। यानी कि पहले जो है वो होगी प्रतिक्रिया और उसके बाद में जो है उद्दीपक, ठीक है। पहले प्रतिक्रिया और उसके बाद में उद्दीपक। ऐसा सिद्धांत कौन सा होता है? तो ऐसा सिद्धांत कौन सा होना चाहिए? क्योंकि इसमें पूछा है SR के से संबंध नहीं है। तो देखिए पावलव का है, थॉर्नडाइक का है, ब्रूनर का है, लेकिन स्किनर का नहीं है। क्योंकि स्किनर का क्या है? स्किनर की RS थ्योरी है, पहले रिएक्शन, यानी कि पहले आप प्रतिक्रिया करें और प्रतिक्रिया जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फिर जो आपको स्टिमुल मिलेगा, यानी आपको उद्दीपक जो है वो मिलेगा, यानी कि आपको उपहार बाद में मिलेगा। अगला प्रश्न है, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत जो किसने किया? BF स्किनर, CS हल, EL थॉर्नडाइक या IP पावलव। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? पावलव ने दिया था। यानी कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, या इसको अनुबंधित अनुक्रिया कह सकते हैं। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसको हम कह सकते हैं। कौन सा है ये जो कुत्ते के मुंह में लार वाला जो उदाहरण है, कुत्ते की लार वाला जो सिद्धांत है वो है ये IP पावलव का। अगला है, आप अपने जूते एक रैक पर रखते हैं, उस रैक को उस स्थान से हटा दिया जाता है, फिर भी आप जूते रखने उस स्थान पर जाते हैं जहां पर पहले रैक रखी थी। ऐसा होने का कारण क्या है? पुनर्बलन तो बिल्कुल नहीं, अंतर्दृष्टि बिल्कुल नहीं, अनुबंधन या भूल। तो ये क्या होता है? ये अनुबंधन होता है, क्योंकि आप पहले वहां पर जूते रखने जाते थे और अब जा रहे हैं क्योंकि रैक वहां से हटा दिया, फिर भी आप जा रहे हैं क्योंकि वो आपकी आदत बनी हुई है। यानी कि वो आपका अनुबंधन जो है वो बना हुआ है, बाउंडेशन जो है बनी हुई है, और इसी बाउंडेशन के कारण आप वहां जा रहे हैं, तो ये उसके अनुबंधन के कारण होता है। यानी कि IP पावलव का जो है, IP
पावलोव का जो सिद्धांत है वो यही सिद्धांत है। अगला, वॉटसन के अनुसार शैशव अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी भी अवस्था में तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शैशव अवस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए। यानी कि वाटसन कहते हैं कि शैशव अवस्था में सीखने की तीव्रता और सीमा जो है वो अधिक होती है, किसी भी अन्य अवस्था की ज्यादा होती है। तो कौन सी, किस चीज से हमें बचना चाहिए। शैशव अवस्था में शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी ऐसी क्रिया जिससे हमें बचना चाहिए। ठीक है, तो आत्मनिर्भरता का विकास तो हमें करना चाहिए, जिज्ञासा की संतुष्टि ये भी करनी चाहिए, मूल प्रवृत्तियों का दमन ये नहीं करना चाहिए, और क्रिया द्वारा सीखना चाहिए। लेकिन ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये इसका निषेध होना चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, मूल प्रवृत्तियों का दमन नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, कब होगा सर्वोत्तम, जब बुद्धि होगी, जब अनुशासन होगा, जब अभिप्रेरणा होगी, जब अभिवृत्ति होगी। तो अधिगम सर्वोत्तम होगा, ये ऐसा नहीं कहा कि अधिगम कब होगा, अब कहा है अधिगम सर्वोत्तम होगा। सबसे अच्छा अधिगम कब होता है, जब अभिप्रेरणा होगी। क्या होगी, अभिप्रेरणा होगी, अभिप्रेरित होगा व्यक्ति, तभी अच्छे से सीख सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है। यानी अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से कौन सा प्रस्तुत करता है। तो व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा कक्ष में अधिगम और संवेदनाओं में परिवर्तन। कक्षा कक्ष में अधिगम क्या है, एक अधिगम का एक हिस्सा है, संवेदनाओं में परिवर्तन भी एक हिस्सा है, व्यवहार में परिवर्तन भी एक हिस्सा है। लेकिन सामाजिक व्यवहार में, क्योंकि इसके अंदर सारे पक्ष आ जाते हैं, यानी कि व्यवहार वो चाहे सामाजिक है, मानसिक है, किसी प्रकार का व्यवहार है, उस व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम कहलाता है। तो यहां ये जो बात है ये उस परिभाषा को पूरा करती है। अगला, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है, यह क्या है। यह अन्य स्थानांतरण है, लंबवत स्थानांतरण है, ऋणात्मक स्थानांतरण है या धनात्मक। देखिए, पहले साइकिल चलाना आता है और बाद में जो स्कूटर चलाना सीखता है, इसका मतलब क्या है, यह धनात्मक स्थानांतरण है, पॉजिटिव ट्रांसफर है लर्निंग का। अगला है, हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है। यानी जो CS हल हैं, इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, वो किससे संबंधित है, सीखने की व्याख्या से, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, ध्येय कर्मारोह से, या सीखने की पुनः व्याख्या से। तो ये जो इनका हल का सिद्धांत है, CS हल का सिद्धांत है, वो सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है, कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किए हैं। कोहलर ने किस पर प्रयोग किए हैं, तो कुछ चिंपैंजी पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर या कबूतर पर। कबूतर पर किसने किए हैं, कबूतर पर किए स्किनर ने। बिल्ली पर किसने किए हैं, तो बिल्ली पर किए हैं थॉर्नडाइक ने। कुत्ते पर किसने किया, तो कुत्ते पर किया पावलोव ने। और चिंपैंजी पर किसने किया, वर्दीमल कोहलर और कोफका ने चिंपैंजी पर किए हैं। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है, पूर्णाकार, संज्ञान, अंतर्दृष्टि या अनुबंधन। तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार, यानी कि किसी भी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान होता क्या कहलाता है, गेस्टाल्ट। जो कि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि गेस्टाल्ट शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो ये जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन शब्द है ये गेस्टाल्ट। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत संरचनावादियों की, गेस्टाल्टवादियों की, मनोविश्लेषणवादियों की या व्यवहारवादियों की। तो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहता है कि संपूर्ण रूप से सीखना होना चाहिए। क्या है, संपूर्ण रूप से अधिगम या संपूर्ण रूप से सीखना, यानी किसी समस्या का समाधान जो संपूर्ण होना चाहिए, वो क्या है, गेस्टाल्टवादियों की देन है, वर्दीमर, कोहलर, कोफका की देन है। अगला है, गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है, गेस्टाल्टवाद शुरू करने वाले कौन है, स्किनर, वर्दीमर, पांचलाई या फ्रॉयड। तो फ्रॉयड जो है वो किससे संबंधित है, ये है मनोविश्लेषणवाद से। किससे संबंधित है, मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वर्दीमर। ये तीन है, वर्दीमर है, इसके अलावा कोहलर है, इसके अलावा कोफका है। ये तीन है जो किस में आते हैं, ये तीन जो है वो गेस्टाल्टवाद में आते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। यानी विद्यार्थी के द्वारा सीखने के दौरान जो त्रुटि की जाती है, उन त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा संबंध जो है सही है, वो अच्छा है। तो विद्यार्थियों को त्रुटि कभी नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, विद्यार्थी त्रुटि करते हैं और करनी भी चाहिए। त्रुटियां अधिगम का एक भाग हैं। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, या कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो इसमें जो सबसे उत्तम जो है वो सर्वोत्तम है, वो कौन सा है, त्रुटियां भी क्या है, सीखने का अधिगम का एक, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, पार्ट है। अगला प्रश्न है, कृष्णा अपनी क्लास को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, वापस आने पर वह अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है।
यह खालिस्तान की ओर संकेत करता है। ये किस चीज की ओर संकेत करता है कि पहले आप भ्रमण पर लेकर जाते हो बच्चे को, फिर उसके साथ उस भ्रमण के बारे में जो है विचार विमर्श करते हो, तो वो क्या है, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना या आकलन का सीखना। तो आकलन का सीखना कुछ भी नहीं है, आकलन के लिए सीखना, मान लीजिए आपकी परीक्षा के लिए अगर आप कोई प्रश्न याद करते हो तो वो आकलन के लिए सीखना है, और सीखने के लिए आकलन करना, जब आप कोई चीज सीखना चाहते हो और उससे पहले अगर आप कुछ जो है खोजबीन करते हो वो सीखने के लिए आकलन है। तो ये जो है आपने पहले भ्रमण पर जाते हैं उसके बाद में जो है उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं, तो वो क्या है, सीखने का आकलन, यानी आपने जो सीखा उसका आकलन करना। अगला, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। कम गति से जो सीखने वाले बच्चे उनके लिए क्या करना चाहिए, टोली शिक्षण करना चाहिए, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, इनमें से सभी। तो ये सारे काम जो है वो कम सीखने वाले स्लो लर्नर जो होते हैं उनके लिए ये तीनों ही चीजें जरूरी होती हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो शुरू करने जा रहे हो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, छात्रों को दंडित करना चाहिए तो बिल्कुल नहीं, चुटकुले सुनाने चाहिए तो बिल्कुल नहीं, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए या आराम करना चाहिए, आराम भी नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना चाहिए, जिसको हम थॉर्नडाइक के तैयारी के नियम से समझ सकते हैं। अगला है, वैचारिक क्रिया अवस्था होती है। वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी होती है, जन्म से 2 साल तो बिल्कुल नहीं होती, 2 से 7 साल, 7 से 12 साल, 12 से 15 साल। तो राइट आंसर क्या होगा, 7 से 12 साल जो है वो क्या कहलाती है, वो आयु कहलाती है वैचारिक क्रिया। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है। अधिगम के प्रक्रम में, अधिगम के कॉन्सेप्ट में प्रेरणा क्या है, सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाना, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करना यानी उसमें अंतर करना, एक दिशीय रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करना, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। तो अधिगम अभिप्रेरणा क्या है, रुचि को उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे। आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, प्रलोभन का नियम या अभ्यास का नियम। तो बिल्कुल अभ्यास का नियम अपनाना चाहिए, तत्परता का नियम भी अपनाना चाहिए, आंशिक क्रिया का नियम अपनाना चाहिए, लेकिन प्रलोभन का नियम नहीं अपनाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है, विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, या विद्यार्थियों को एक दिशा में सोचने योग्य बनाती है। तो अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा होती है विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला प्रश्न, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है, भागने की प्रवृत्ति, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होता है, अवधान संबंधी बाधा या विकार, अभिप्रेरणा का भाव। देखिए अधिगम निर्योग्यता है तो उसमें लक्षण क्या होता है, उसमें क्या, अवधान संबंधी बाधा यानी कि उसमें ध्यान नहीं लगता, ये जो है सबसे बड़ी बाधा होती है। उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर वह उसका बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहते हैं। यानी कि एक जो है क्रिकेटर है वो गेंदबाजी सीख लेता, अच्छी गेंदबाजी करता है, लेकिन बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं कर पाता, यानी जो उसकी गेंदबाजी उसकी बल्लेबाजी को प्रभावित नहीं करती। तो ये क्या कहलाता है, विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण, यानी कि अधिगम का जीरो ट्रांसफर कहलाता है। अगला प्रश्न, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। अधिगम में वृद्धि कैसे की जा सकती है, प्रोत्साहन देकर, विटामिन देकर, विदेशों में भेजकर, इनमें से कोई नहीं। तो ये नहीं होगा, विदेशों में भेजकर नहीं होगा, विटामिन देकर नहीं होगा, तो क्या है, प्रोत्साहन देकर, प्रोत्साहन देकर के वृद्धि की जा सकती है अधिगम में सीखने में। अगला है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। यानी कि सीखने की प्रक्रिया के में नहीं आता, कौन सा इनमें से, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया तो बिल्कुल है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, तो बिल्कुल गलत बात है। ये शैक्षिक संस्थान ऐसा नहीं होता जहां पर आप जीवन के किसी भी फील्ड में सीख सकते हैं, और यह है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है तो बिल्कुल है, और सीखना लक्ष्य उन्मुखी होता है तो बिल्कुल लक्ष्य उन्मुखी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका दूसरा हो जाएगा, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, ये विशेषता सीखने की नहीं है। अगला है, अनुबंधन गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, कॉलर के द्वारा, लेविन के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, पावलोव के द्वारा। तो अनुबंधन के गोचर की शुरुआत जो है वो आईपी पावलोव के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। यानी कि दूसरों के व्यवहार को देखकर जिसमें सीखता है वो क्या कहलाता है, सामाजिक अधिगम, अनुबंधन,
प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम, तो वो कहलाता है आपका सामाजिक अधिगम, जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखकर अपना व्यवहार सीखता है। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत, प्रयास एवं भूल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है वही जो कुत्ते के मुंह से लार वाले जो है वही बात है। तो ये होता है शास्त्रीय अनुबंधन में, शास्त्रीय अनुबंधन में होता है। अगला है कौन सा सीखना स्थायी होता है? सीखने का कौन सा प्रकार जो स्थायी होता है? तो रटकर तो बिल्कुल नहीं, सुनकर ये भी नहीं, समझकर और देखकर। तो ये समझकर जो सीखना है ये जो है वो क्या है, ये स्थायी होता है। अगला प्रश्न है संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है? मनोविज्ञान, वातावरण, पारंपरिक अनुकूलन या मनोदैहिक। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत जो पारंपरिक अनुकूलन जो वो सीखा जाता है। अगला प्रश्न है और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण क्या है? कुत्ता विद्युत शॉक की मजबूरी को सीख लेता है। चूहा भोजन प्राप्ति हेतु लीवर को दबाना सीख लेता है। कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है। या कबूतर भोजन प्राप्ति हेतु कुब्जी में से झांकना सीख लेता है। तो ये कौन सा आंसर होगा? तो सही आंसर होगा शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है कुत्ता जब घंटी बजेगी तब उसके मुंह से लार आ जाएगी, यानी कि उसका अनुबंधन स्थापित हो रखा है। ठीक है, तो ये थे आज के 40 प्रश्न। कैसे लगे? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे, आपके काम के होंगे। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें, बेल आइकन भी दबाएं और इस वीडियो को दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।